हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा जो है साइकोलॉजी रामबाण सीरीज का 8वां दिन है। इसमें हम लोग जो है साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो भी एमसीक्यू है वीवीआई उसको हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है इसमें कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया। पहला प्रश्न जो कह रहा है यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया। बुद्धि का जो परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से दिया गया है, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने बुद्धि को परिभाषित किया। बुद्धि का परिभाषा जो है यह किसने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टर्मन, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है बकिंघम, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है बुहलर और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे कि अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है मतलब अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह परिभाषा किसने दिया, तो टर्मन ने दिया है। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। कहीं कहीं जो है टर्मन की जगह पर टर्मन भी देता है, टर्मन, तो टर्मन भी हमारा सही होगा। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण के बारे में। शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अशाब्दिक परीक्षण के बारे में, ठीक ना। शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण के बारे में तो यहाँ पे वही प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि जो ये निम्नलिखित परीक्षण लिखे गए हैं, तो इन निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो शाब्दिक परीक्षण कौन नहीं है, तो जिसमें पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है पास एलान परीक्षण, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है विनय परीक्षण और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है ए एवं बी दोनों। यानी ए और बी दोनों जो क्या हो जाएगा, अशाब्दिक परीक्षण होगा, मतलब जो शाब्दिक परीक्षण नहीं होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, तो यहाँ पे विनय जो है हमारा विनय परीक्षण, ये आपका क्या है, ये शाब्दिक परीक्षण है, तो ये होगा नहीं। ब्लॉक डिजाइन और पास एलान परीक्षण, ये दोनों क्या होगा, अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दूसरा का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग के लिए मैं एक चार्ट लाया हूं, इसको आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले मेरे वीडियो में मतलब किसी ने कमेंट किया था कि आप सर इस तरीके के प्रश्न का जो आंसर गलत बताए थे, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर ला दिया हूँ आप सभी लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि कौन कौन से परीक्षण शाब्दिक होते हैं और कौन कौन से अशाब्दिक होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करेंगे पास एलान परीक्षण का, तो याद रखिएगा आप लोग यह अशाब्दिक परीक्षण होता है, ठीक ना। दूसरा नंबर जो है यहाँ पे दिया ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण को भी याद रखिएगा, ये भी अशाब्दिक परीक्षण होता है। विनय परीक्षण अगर पूछेगा तो ये भी हमारा शाब्दिक परीक्षण होता है। रावेन स्टैनफोर्ड प्रोग्रेसिव परीक्षण, ये भी अशाब्दिक परीक्षण होता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कौन शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा, कौन अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। मनोवृत्ति का तत्व कौन सा नहीं है, संज्ञानात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व, स्मृति तत्व या व्यवहार परक तत्व। तो आप लोग पढ़े होंगे मनोवृत्ति वाले पाठ में, तो उसमें मनोवृत्ति का तत्व दिया होगा कि 3 तत्व होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहार परक। तो यहाँ पे स्मृति तत्व जो ये मनोवृत्ति का तत्व नहीं होगा। तो इसलिए तीसरा नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये मनोवृत्ति का तत्व नहीं होगा। इसी तरह आगे चलेंगे चौथा नंबर प्रश्न पर, जिसपे दिया जा रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है किस चीज का, ऑप्शन नंबर ए दे रहा मनोवृत्ति का, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा मूल प्रवृत्ति का, तीसरा नंबर दे रहा संवेग का, चौथा नंबर दे रहा है प्रेरणा का। तो अगर हम बात करेंगे कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है किस चीज का, तो किस चीज का प्रकार है, तो मनोवृत्ति का प्रकार है। तो चौथा नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। मनोवृत्ति का पूर्वाग्रह एक प्रकार कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे 5वां नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कारण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है उत्तेजन, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है मूल्यांकन, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है रूढ़ि युक्ति और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है, तो कारण कौन नहीं है, तो वह रूढ़ि युक्ति, ऋणी युक्ति नहीं है। तो इसीलिए हमारा 5वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है
कि रूढ़ि युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया। मतलब रूढ़ि युक्ति जो ये संप्रदाय है, इससे जो है इसने जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया इसका, किस मनोवैज्ञानिक ने? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है थर्स्टन, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है लिल्टन, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है वाल्टर लिपमैन और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है आलपोर्ट। तो रूढ़ि युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि रूढ़ि युक्ति जो है संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रयोग या परिचित किसने कराया? तो वाल्टर लिपमैन ने कराए हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि संज्ञानात्मक असंवादिता, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक असंवादिता, संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ये पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि मायर्स, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है फेस्टिंगर, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है हाइडर और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है बर्न। तो अगर बात करेंगे संज्ञानात्मक असंवादिता संप्रत्यय का कि प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया? तो वो फेस्टिंगर ने किए थे, फेस्टिंगर ने। तो 7 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आगे चलेंगे 8 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि पीओएक्स, याद रखना है पीओएक्स, पीओएक्स एक मॉडल है। पीओएक्स जो त्रिकोण मॉडल है, त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पीओएक्स जो है आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी के किताब में पीओएक्स मॉडल के बारे में, जो उस पाठ में जो है छठा लेसन या चौथा लेसन में दिया गया पीओएक्स मॉडल के बारे में। याद नहीं पड़ रहा है कि चौथा लेसन में कि छठा लेसन में, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, ये दिया हुआ है पीओएक्स मॉडल के बारे में। तो यहाँ उसी से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है कि पीओएक्स जो त्रिकोण मॉडल है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है कि एक व्यक्ति हो सकते हैं, 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं और कम से कम जो है 4 व्यक्ति अनिवार्य हैं। तो पीओएक्स मॉडल जो है त्रिकोण मॉडल, इसमें जो है कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 3 व्यक्ति रहते हैं। तो ये कथन जो है पीओएक्स त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में सही है। तो 8 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन तत्व नहीं है? तो समूह सोच जो है समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? थर्स्टन के अनुसार कहा जा रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं है या कितनी बुद्धि की मानसिक योग्यताएं उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 7, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 5, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 6, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है 8। तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं उपस्थित है? तो वो हमारा 7 होगा। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 11 नंबर प्रश्न पर, जिसपे दिया जा रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? प्रश्न कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? ये प्रश्न दे रहा है, जिसमें ऑप्शन दे रहा है कि जी कारक, स्थानिक को, तार्किक गणितीय को और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखेंगे गार्डनर का, तो गार्डनर का याद आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को कि गार्डनर ने जो है बुद्धि के जो 8 प्रकार को बताया है। गार्डनर ने जो है बुद्धि के 8 प्रकार को बताया है, ठीक, जिसका बहुबुद्धि सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया है। आप लोग पहला लेसन में पढ़े होंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिया है कि जो गार्डनर थे उन्होंने जो बुद्धि का जो सिद्धांत दिया और उसमें बुद्धि का जो 8 प्रकार बताया, तो इनमें से कौन नहीं है बुद्धि का प्रकार? तो कौन नहीं है? तो वो जी कारक है। ठीक ना। तो 11 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आगे चलेंगे 12 नंबर प्रश्न पे, जिसपे दिया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100, हमने जो है साइकोलॉजी का जो ये सीरीज स्टार्ट किया था उसके पहले दिन ही आप लोग को एक चार्ट दिए थे, जिसमें हम बताए थे कि कितने से कितने आईक्यू वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस मतलब की बुद्धि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो हम एक चार्ट के माध्यम से आप लोग को बताए थे, जिसमें दिया था कि 120 से लेकर के 140 तक प्रतिभाशाली बुद्धि होता है, उससे कम वाले को जो इस बुद्धि का व्यक्ति कहेंगे। तो वो हम बताए थे। तो अगर जो कोई नहीं देखे होंगे तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस पहले वाले वीडियो में आप लोग जो है इस टॉपिक को जरूर जाकर के देखिएगा, ताकि आप लोग जो है ऐसा प्रश्न जो है उसको
कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड प्रश्न दिया है जिसमें कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू आप सभी लोगों को पता है। अब आईक्यू पता होगा तो आप लोग ये भी याद रखे होंगे कि इसका सूत्र कि MA/CA × 100 होता है। आईक्यू का सूत्र आप सभी लोग जरूर याद रखे होंगे कि आईक्यू का सूत्र MA/CA × 100 होता है। यह मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100 होता है। तो उसी से रिलेटेड कर रहा है कि आईक्यू अगर 90 से 100 है किसी व्यक्ति का, 90 से 100 के बीच में है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे मूल बुद्धि दे रहा है, प्रतिभाशाली बुद्धि दे रहा है, मंद बुद्धि दे रहा है, औसत बुद्धि दे रहा है। तो 90 से 100 वाले बीच के व्यक्ति को क्या कहेंगे? औसत बुद्धि का व्यक्ति कहेंगे, यानी एवरेज वाले कहेंगे। एवरेज मतलब होता है औसत, या इसके जगह पे हम लोग ये भी याद रखेंगे सामान्य, क्योंकि कभी कभी जो है सामान्य भी दे देता है, कभी कभी क्या करता है औसत की जगह पे जो है सामान्य लिख के देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सामान्य कहे या औसत कहे तो बात एक ही है, ठीक ना। और उनका IQ कॉस्ट कितना से कितना होगा? तो 90 से 110 तक होता है, लेकिन यहाँ पर 90 से 100 तक ही दिया है। तो ये आप लोग को बताना है कि वो औसत बुद्धि का व्यक्ति होगा। अब बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे 13 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा? स्व का प्रकार। अब स्व का प्रकार किसको नहीं माना जाएगा, यहाँ पे हमें समझना है। पहला दे रहा है पहचान स्व, दूसरा दे रहा है आत्मसम्मान, तीसरा व्यक्तिगत स्व और चौथा नंबर संवादात्मक स्व। तो अगर हम स्व के प्रकार को देखेंगे तो स्व के प्रकार में पहचान स्व, व्यक्तिगत स्व और संवादात्मक स्व, ये तीनों आएंगे, लेकिन आत्मसम्मान जो ये स्व के प्रकार में शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद चलेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे, जिसपे दिया जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन व्यक्तित्व शीलगुण है? निम्नांकित में से कौन व्यक्तित्व शीलगुण है, ये पूछा जा रहा है हमसे 14 नंबर प्रश्न में। तो 14 नंबर प्रश्न का अगर हम देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रभुत्व, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरण, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है संवेग, चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व शीलगुण है? तो कौन है? तो वो प्रभुत्व है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? तो आनंद नियम से कौन निर्देशित होता है? तो ये ऑप्शन दे रहा है पहला नंबर इदम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईड कहते हैं, या आईडीसी इसको सूचित करते हैं, यह हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। दूसरा कह रहा है प्राहम को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं, सुपर ईगो इसको हम लोग कहते हैं। अहम जो दे रहा है, तो अहम को हम लोग क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं, ईगो। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आनंद नियम से कौन निर्देशित होता है, तो वो हमारा ईड निर्देशित होता है, यानी जिसको हम लोग इदम बोलते हैं या आईडी से उसको सूचित करते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? जो सिगमंड फ्रायड थे, इनका पूरा नाम क्या है? सिगमंड फ्रायड है। तो उन्होंने किस मॉडल का जो है प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए दे रहा संज्ञानात्मक मॉडल, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा व्यवहारवादी मॉडल, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा मनोगत्यात्मक मॉडल, और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रायड थे, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे दूसरा लेसन में, या मतलब 5वां लेसन में ही जो चिकित्सा वाला पार्ट है, कि मनोगत्यात्मक मॉडल का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। ये मनोगत्यात्मक चिकित्सा जो आप लोग पढ़े होंगे, तो इन्हीं के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है ये सही हो जाएगा कि फ्रायड ने मनोगत्यात्मक मॉडल का वो प्रतिपादन किया है। इसके बाद आगे चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे, जिसमें दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातनी होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर्मुखी कहलाता है कि बहिर्मुखी कहलाता है कि उभयमुखी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब ये जो तीनों प्रकार का नाम आया है, ये तीनों प्रकार किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग को याद आ रहा होगा, यूंग के द्वारा। कार्ल यूंग जो थे, उन्होंने क्या किया कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व का जो है प्रतिपादन किया था इन्होंने। किसने? तो यूंग ने, कार्ल यूंग ने। तो उन्हीं का यहाँ पे जो है ये प्रकार के बारे में दिया गया है कि कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि हंसमुख, सामाजिक एवं बातनी होता है।
तो आप लोग पढ़े होंगे अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व के बारे में। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले क्या होते हैं कि ये एकांत रहना और अकेले रहना पसंद करते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हंसमुख के लिए कह रहा है, तो अब व्यक्ति जो एकांत रहे तो हंसमुख कहाँ से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है अगर हम देखेंगे बहिर्मुखी को, तो बहिर्मुखी क्या होता है कि ये समाज के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, मतलब हंसमुख होते हैं, लजालू टाइप का नहीं होते हैं ये, मतलब कि लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, हर चीज करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि जो मतलब ये हंसमुख होना सामाजिक एवं बातनी वाला प्रश्न दिया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहिर्मुखी सही होगा। लेकिन पहले हम लोग क्या करें, उभयमुखी को भी चेक कर ले। उभयमुखी क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें बताया गया कार्ल यूंग के द्वारा कि जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का जो स्वभाव है उसका क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है। उभयमुखी में क्या होता है कि अंतर्मुख और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तियों के गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति होंगे कि लजालू भी होंगे और लोगों के साथ बातचीत करने वाले भी होंगे, दोनों तरीके के, तो वो उभयमुखी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस प्रश्न के जवाब की, तो इस प्रश्न का जवाब सीधा हमारा किस पे जाएगा, बी पे, कि बहिर्मुखी व्यक्ति वाले जो हंसमुख, सामाजिक और हमारा जो है क्या होते हैं, बातनी टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। भाई आप लोग को समझ में आ गई। इसके बाद जो है आगे चलेंगे 18 नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन प्रक्षेपी प्रविधि है। निम्नांकित में से कौन प्रक्षेपी प्रविधि है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टीएटी, ठीक, टीएटी कथनक अपवाद परीक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में टीएटी से सूचित करते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कि समायोजन इन्वेंट्री, और चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो अगर हम बात करेंगे कि कौन प्रक्षेपी प्रविधि है, प्रक्षेपी प्रविधि, तो वो कौन है, तो हमारा टीएटी यानी कथनक अपवाद परीक्षण है। तो इसीलिए 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को, 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है क्या, तो ऑप्शन नंबर देखना है हमें कि ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है वो सी व्यक्तित्व कह रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो कह रहा है सी व्यक्तित्व पहला, दूसरा कह रहा है एच व्यक्तित्व, तीसरा नंबर डी व्यक्तित्व और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो अगर तगड़ा व्यक्तित्व जो है कहा जाता है किसको, तो वो एस यानी एच व्यक्तित्व को जो है तगड़ा व्यक्तित्व कहा जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 20वां नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षक का हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है असहभागी प्रेक्षण, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है साक्षात्कार, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है सहभागी प्रेक्षण और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है स्वाभाविक प्रेक्षण। तो जो प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षक का हिस्सा बनता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा सहभागी प्रेक्षण कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, और इसको आप लोग जरूर वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि हंस शैली या जिसको हंस शैली भी बोलते हैं, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी हंस शैली जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, एक मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ प्रश्न में ऑप्शन दे रहा है अभिप्रेरण, दूसरा तनाव, तीसरा नंबर संवेग और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हंस शैली जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा 21 नंबर प्रश्न का है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। यहाँ प्रश्न दे रहा है कि निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कुंठा, ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है द्वंद्व, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सामाजिक दबाव और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है अभिघातज घटनाएं। तो अगर हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को, 22 नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे कि 22 नंबर प्रश्न का जो है अगर सही उत्तर देखेंगे तो यहाँ पे अभिघातज घटनाएं जो है ये हमारा जो है मनोवैज्ञानिक दबाव के अंतर्गत नहीं आएंगे, या मनोवैज्ञानिक जो है प्रतिबल या दबाव जो भी बोलिए। आप लोग को हम बताए थे कि प्रतिबल जो है प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। आप लोग सभी लोग को बताए थे, अब प्रतिबल के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो प्रतिबल जो 3 प्रकार का होता है, तो जिसमें पहला प्रकार बताए थे कि एक वातावरणीय प्रतिबल
प्रतिबल होता है, दूसरा हम बताए थे सामाजिक प्रतिबल होता है, और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक प्रतिबल। तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल या दबाव होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि मनोवैज्ञानिक दबाव या प्रतिबल बताइए कि इनमें से उसका स्रोत कौन नहीं है। तो कौन नहीं है तो कुंठा, ये तो होगा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल में आप लोग पढ़ोगे कि होता है, दवंद भी होता है, सामाजिक दबाव भी होगा, लेकिन अभिघातक घटनाएं ये नहीं होगा। तो इसलिए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे 23 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? द्वंद्व, कुंठा, आंतरिक दबाव और इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्पन्न होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा लक्ष्य है, उस पर कार्य कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्य हमारा जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, हम सफल नहीं हो पा रहे अपने काम में, बार बार हम जो प्रयास कर रहे हैं लेकिन विफल हो जा रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारे अंदर किस तरीके के जो है द्वंद्व मतलब किस तरीके के जो है बाधा या तनाव उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम लोग कुंठा कहते हैं। कुंठा जो है ये क्या होता है कि मतलब जब कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को बार बार कर रहा है और उसमें जो है असफल हो जा रहा है, तो हमारा वो क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। द्वंद्व क्या होता है? इसमें द्वंद्व जो है आप लोग पढ़े होंगे कि द्वंद्व में ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति है उसके पास दो परिस्थितियां रहती है और चयन उसको जो किसी एक को करना होता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो वो द्वंद्व का शिकार हो जाता है कि मतलब हम किसको चयन करें, पहले वाले को चयन करें कि दूसरे वाले को चयन करें। हालांकि दोनों उसके लिए बेहतर है, लेकिन चयन उसको किसी एक को ही करना पड़ता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के बीच द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी जो है हमारा क्या होता है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक प्रतिबल के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों में अवरुद्ध उत्पन्न होने को क्या कहेंगे, तो वह हमारा कुंठा कहलाता है। आई बात आप लोग को समझ में? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दे रहा है कि मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है सामाजिक मनोविज्ञान, दूसरा नंबर पर्यावरणीय मनोविज्ञान, तीसरा नंबर औद्योगिक मनोविज्ञान और चौथा नंबर बाल मनोविज्ञान। तो अगर हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में मानव पर्यावरण का संबंध का अध्ययन करेंगे, तो वो पर्यावरणीय मनोविज्ञान होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है भीड़ का व्यवहार होता है। भीड़ का व्यवहार कैसा होता है, तो वो अविवेकीय होता है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे 26 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? भेदभाव से, आक्रामकता से, वंचन से या इनमें से सभी। तो हमारा जो है सामाजिक असुविधा जो है कैसे उत्पन्न होगा, तो वो याद रखना है इनमें से सभी होगा, यानी हमारा भेदभाव से भी, आक्रामकता से भी और वंचन से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 26 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे, तो इसमें तेरा एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौशलों की आवश्यकता है। मतलब एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौन कौन से कौशलों की आवश्यकता है, स्किल्स का, तो आप लोग जो है पढ़े होंगे लेसन 9 में। लेसन 9 जो कौशल के बारे में, स्किल्स के बारे में है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेक्षणात्मक कौशल होता है, संचार कौशल होता है, परामर्श कौशल होता है, साक्षात्कार कौशल होता है। इन सभी के बारे में आप लोग पढ़े और समझे होंगे। तो हमें जो है एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किस तरीके के कौशल की आवश्यकता पड़ती है, तो इनमें से सभी का होगा, यानी प्रेक्षणात्मक कौशल का भी आवश्यकता पड़ेगा, विशिष्ट कौशल का भी आवश्यकता पड़ेगा, सामान्य कौशल का भी आवश्यकता पड़ेगा, सबका पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 28 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचार, संचार मतलब बातचीत करने का। ठीक, तो अगर हम पढ़ेंगे अपना कौशल में, संचार कौशल में, तो जो संचार के बारे में दिया, एक शाब्दिक रूप से संचार करने के लिए एक शाब्दिक संचार और एक अशाब्दिक दिया है, एक अशाब्दिक दिया है। अब इनमें भी जो है कई तरीके से मतलब तत्व बांटे गए। तो वही कहा जा रहा है कि संचार के इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। पहला कह रहा है बोलना, दूसरा कह रहा है सुनना, तीसरा कह रहा है शारीरिक भाषा और चौथा कह रहा है तदनुभूति। तो अगर हम संचार का देखेंगे तो बोलना, सुनना तो ये होगा, शारीरिक भाषा भी होता है, मतलब अगर हम बोलेंगे नहीं, गूंग रहेंगे तो शरीर का ही प्रयोग करके ना किसी को समझाने का कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे शारीरिक भाषा भी हो जाएगा लेकिन तदनुभूति नहीं होगा। तो 28 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल नहीं होगा, ये हमसे प्रश्न में किया जा रहा है। जिसमें अगर हम बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न के ऑप्शन की, तो जिसमें दे रहा है तदनुभूति, प्रामाणिकता, तीसरा नंबर ऑप्शन कर स्वीकारात्मक सम्मान और चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है सक्रिय सुनना। तो अगर हम परामर्श कौशल जो इनमें से कौन नहीं तो कौन होगा, तो वो सक्रिय सुनना होगा। तो यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि परामर्श में संबंध होता है। परामर्श में संबंध होता है किस चीज का, सामाजिक, सहायता परक, वस्तु परक या व्यक्ति परक। तो अगर हम परामर्श के संबंध की बात करेंगे कि परामर्श में संबंध जो है होता है मतलब किस प्रकार का, तो किस प्रकार का होता है, सहायता परक होता है। परामर्श के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि दो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति, एक होगा परामर्श देने वाला और एक होता है परामर्श लेने वाला होता है। परामर्श देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परामर्श देने वाले को हम लोग परामर्शदाता कहते हैं और परामर्श लेने वाले को हम लाभार्थी कहते हैं। तो इनमें एक दूसरे के बीच जो क्या होता है, सहायता का भाव होगा, तो इसलिए यहाँ पे सहायता परक होगा कि परामर्श में संबंध कैसा होता है, तो सहायता परक, मतलब जो परामर्श देने वाला होगा वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति को केवल सलाह देगा, उसको उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने में वो सहायता करेगा। वो खुद जो मतलब बताएगा उस पर वो अमल नहीं करेगा, बस केवल गाइड करने का कोशिश करेगा। फिर आपको रास्ता बनाना, आपको हर चीज करना आप ही को है, ठीक। तो एक केवल यहाँ पे हम सलाह देने का काम करेंगे तो सहायता परक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया था। तो व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल के बारे में भी आप लोग को हम क्लास में बताए होंगे, कभी ऑब्जेक्टिव का जो सेशन चल रहा है तो उसमें बताए होंगे कि आकारात्मक मॉडल का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। सिगमंड फ्रायड ने किया है, जिसमें जो है इन्होंने बताया कि मन के आकारात्मक मॉडल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक चेतन, एक क्या होता है, चेतन होता है, ठीक ना। एक होता है हमारा चेतन होता है, चेतन, ठीक। दूसरा होता है अर्धचेतन, दूसरा होता है अर्धचेतन, दूसरा होता है अर्धचेतन, ठीक, अर्धचेतन होता है। और तीसरा हमारा जो अचेतन होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, अचेतन होता है, तीसरा हमारा अचेतन होता है। तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है कि जो व्यक्तित्व का आकारात्मक मॉडल है उसका निर्माण किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है मास्लो, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है आल्पोर्ट, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है रोजर्स और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग को अभी हम बताएं कि मन का आकारात्मक मॉडल का है या आकारात्मक मॉडल का है, तो इसका प्रतिपादन कार्ल रोजर्स नहीं किए हैं, ना ही आपके जो है आल्पोर्ट नहीं किए हैं, ना ही आपका जो है मास्लो किए हैं। तो ये किसने किया, तो फ्रायड ने किया, और यहाँ ऑप्शन में जो है दिया नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप लोग याद ये जरूर रखिएगा कि आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया, तो फ्रायड ने किया है। और इसमें मतलब कि मन के कितना मॉडल होते हैं, तो 3, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होते हैं। इससे प्रश्न आता है तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक ना। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि सामूहिक, यहाँ पे प्रिंट हो गया है सामूहिक लिखा है, लेकिन सामूहिक आप लोग याद रखिए कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है क्या, तो मनोग्रंथि जो है पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है। पहला नंबर ऑप्शन का रहा है मनोग्रंथि, दूसरा नंबर ऑप्शन का रहा है आदि रूप, तीसरा नंबर ऑप्शन का रहा है पर्सोना और चौथा नंबर व्यक्ति परक। तो सामूहिक अचेतन जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो पहले ये याद रखिएगा आप लोग, कार्ल यूंग के द्वारा किया गया। कार्ल यूंग के द्वारा जो है बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व प्रकार का वर्णन किया गया और सामूहिक अचेतन का ही प्रतिपादन किया गया। तो सामूहिक अचेतन की अवधारणा को जो क्या कहा जाता है, आद्य प्रारूप या आद्य रूप भी कहा जाता है। तो 32 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगर देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि MMPI, ठीक, MMPI आविष्कारिका में कितने कथन हैं। तो पहले तो ये समझना है कि MMPI आविष्कारिका का प्रतिपादन किसने किया, तो हाथवे तथा मैकिनले ने जो है MMPI आविष्कारिका का जो है प्रतिपादन किया है। और इसमें कितने कथन हैं, तो कितने कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 314,
दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 418, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 567 और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है 818। तो MMPI आविष्कारिका में कितने कथन है? तो 567 कथन है। तो हमारा 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन 567 के जगह पे कभी कभी 550 भी देता है, तो आप लोग ये अभी सही कर सकते हैं। ऑप्शन में 550 भी दे देता है, लेकिन आप लोग 567 को जरूर याद रखिएगा कि MMPI आविष्कारिका में कितने कथन है? तो 567 कथन है। अगर विश्वास में नहीं होगा आप लोग को हमारे पे, तो आप लोग जरूर दूसरे लेसन जो है हमारा स्वर व्यक्तित्व, उसके जो है जो आखिरी आप लोग पेजेस पे जाइएगा, तो वहाँ जो है MMPI आविष्कारिका के बारे में बताया गया है। वहाँ देखिएगा तो लिखा है कि 567 कथन जो इसमें है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना? तो आप लोग पढ़ के तब हम कमेंट करिए कि मतलब आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं, यहाँ पे ये होगा, ये भी आप लोग जरूर बताइए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैंने देखा कि आप लोग बोल रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, उस प्रश्न का उत्तर ये, हम मानते हैं कुछ गलत हो गया होगा, लेकिन सारा गलती नहीं हो सकता है। तो आप लोग जरूर अगर गलत है तो वहाँ पे आंसर मेंशन करिए कि हाँ ये नहीं होगा, ये होगा, ये इसका होगा, ऐसे बताइए। डायरेक्ट नहीं बोलिए कि गलत है। गलत तो हम फिर कैसे मानेंगे? गलत तो हम भी, तब सभी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप जो गलत बता रहे हैं तो गलत के लिए आप लोग मेंशन करिए कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं, ये होगा, तो ऐसे बताइएगा। फिर हम भी चेक करेंगे और फिर अपने में सुधार लेंगे। हालांकि हम कोशिश किए हैं कि सारा चीज़ जो हम एकदम करेक्ट दे, जो कि आप लोग के लिए बेहतर और एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो। तो 34 नंबर प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 पीएफ, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 16 पीएफ को किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया? तो आल्पोर्ट, कैटल, रोजर्स और इरिक्सन। तो 16 पीएफ को किसने विकसित किया? तो वो कैटल ने विकसित किया। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना? 35 नंबर प्रश्न देखेंगे तो जिसमें दिया जा रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणीय कौन है? व्यक्तित्व सिद्धांत के सिलगुण उपागम का अग्रणीय कौन है? तो कौन है? तो वो आल्पोर्ट है। तो 35 नंबर प्रश्न का भी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था टोटल आज का हमारा जो है 35 प्रश्न। टोटल आज का हमारा जो 35 प्रश्न था। कल के क्लास में हमने केवल 20 ही क्वेश्चन किया था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए आज हम कोशिश किए कि आज थोड़ा ज्यादा से क्वेश्चन कराएं आप लोगों को। तो आज जो हम लोग 35 क्वेश्चन किए, अब इन 35 क्वेश्चन में से जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया, या आप लोग को जो है मतलब इन क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन को पहले से पता था। और ये भी बताइएगा आप लोग कि ये टोटल 8 दिन से जो सीरीज चल रहा है, तो इससे आप लोग को साइकोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उसमें डर लग रहा है कि अब डर नहीं लग रहा है, और भी आगे आप लोग क्या क्या चाहते हैं ये भी बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन सभी क्लासेस के अगर PDF नोट्स आप लोग सभी लोगों को चाहिए तो आप SS लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से जो है इस सारे क्लास के, चाहे हिंदी हो चाहे साइकोलॉजी हो, इन सभी का आप PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे जो है आप लोग पढ़ते रहिएगा, और जो भी मतलब कि डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम डाउट सेशन भी आगे आप लोग के लिए लाएंगे। धन्यवाद।